हेलो। हेलो सर। चाइकोटी टीएस जो भी ये वीडियो देख रहा हो उसको सबको नमस्ते सर। और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ पीयर क्लास लेने के लिए, और मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया हुआ है फंडामेंटल्स एंड बेसिक ऑफ नेटवर्किंग टॉपिक्स। और मैं अपना थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम है देव और मैं अभी फोर्थ अरे थर्ड ईयर में हूँ। और अ, आज इसी शुभ अवसर पर मैंने क्लासिक हाईलाइट कोट टी शर्ट भी पहनी हुई है। तो मैंने कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक भी निकाल रखे हैं नेटवर्किंग के लिए। और अभी आते हैं क्वेश्चन पर जो आपने रखा था। मैं व्हाई डू वांट टू टेक दिस सेशन। तो मुझे इसमें टीचिंग में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। वैसे मैं कॉलेज में अपने दोस्तों को वगैरह को सबको सिखाता रहता हूँ, पर मैंने ऐसे कभी लाइव क्लास लिया नहीं है, तो मैं ट्राई करना चाहता हूँ। और अभी मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ क्योंकि पहली बार ऐसा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और थैंक यू हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक था नेटवर्किंग एंड बेसिक ऑफ फंडामेंटल्स। तो हम जब भी नेटवर्किंग सुनते हैं तो हमें सबसे पहले याद आता है या तो ओएसआई मॉडल या फिर टीसीपी या फिर एचटीटीपी वगैरह वगैरह। तो नेटवर्किंग का सबसे जो बेसिक पार्ट है, जो सबसे पहले पढ़ाया जाता है नेटवर्किंग में, वो होता है ओएसआई मॉडल। तो वहां से शुरू करते हैं। और मैंने जब अपना रिसर्च किया था ये सब टॉपिक के पढ़ाने के लिए, तो मैंने अपने जो कोहॉर्ट के स्टूडेंट्स हैं उनका ब्लॉग जो असाइनमेंट में दिया था, उनका सबका बहुत लोगों का ब्लॉग भी पढ़ा था। और जो सब बेसिक बेसिक क्लास में पढ़ाया था वो तो सबने ब्लॉग में कवर किया हुआ था। पर मैं ऐसा थोड़ा बहुत नया भी ढूंढ के लाया हूँ जो इंटरेस्टिंग होगा। तो पहले तो ओएसआई मॉडल से शुरू करते हैं। और ओएसआई मॉडल में सबको पता है कि 7 लेयर्स होती है। और 7 लेयर्स होती है, सबसे पहले फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, फिर होती है नेटवर्किंग लेयर, फिर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर होती है सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। ये सब सबको पता है। और जब भी हमको ओएसआई मॉडल पढ़ाया जाता है तभी हमें ये भी पढ़ाया जाता है कि एक दूसरा भी मॉडल होता है जो होता है टीसीपी आईपी मॉडल। तो टीसीपी आईपी मॉडल कुछ भी नहीं है, ये जो ओएसआई मॉडल है वो थियरिटिकल मॉडल है। और उसका जो है वर्किंग एग्जाम्पल है जो हम रियल लाइफ में यूज करते हैं वो है टीसीपी मॉडल। और इन दोनों में बहुत डिफरेंस भी नहीं है। ये ओएसआई मॉडल में जो सेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर है, उसको टीसीपी मॉडल में एप्लीकेशन लेयर में ही बाइंड कर दिया है। बाकी सब कुछ सेम ही है। तो अगर हमने ये ओएसआई मॉडल कर लिया तो मतलब हमारा नेटवर्किंग 70% तक तो कवर हो जाता है। तो सबसे पहले हम जब भी डेटा ट्रांसफर करते हैं तो ये हमारा क्लाइंट है और ये हमारा यूजर है। जब भी क्लाइंट को डेटा ट्रांसफर करना होता है तो वो सातों लेयर से गुजर के फिर पहुंचता है सर्वर के पास। तो ये हमारा क्लाइंट है और ये हमारा सर्वर है। और जैसे कि आप ना अभी जीमेल यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं या फिर ब्राउजर में कोई भी चीज यूज करते हैं, वो आपको सर्वर पे भेजनी होती है तो तभी आप एप्लीकेशन लेयर पे होते हो। फिर वो प्रेजेंटेशन लेयर में जाती है, उसका प्रोसेस होता है, सेशन लेयर पे जाती है, उसका प्रोसेस होता है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में, नेटवर्क लेयर में, और फिर फिजिकल लेयर में वो 0 1 में कन्वर्ट होती है। और फिजिकल लिंक जो फिजिकल वायर्स हमने अभी ओशन के अंदर रखे हुए हैं उससे ट्रांसफर होती है और सर्वर के पास फिजिकल लेयर में जाती है 0 1 के बिट के फॉर्म में। और फिर वहां पर से उल्टी जाती है फिजिकल लेयर से, फिर डेटा लिंक लेयर में, फिर नेटवर्क लेयर में, फिर ट्रांसपोर्ट में, सेशन में, प्रेजेंटेशन में और फिर एप्लीकेशन में। ऐसे डेटा फ्लो होता है सर्वर और क्लाइंट दोनों के बीच में से। तो अभी हम अ, देखेंगे किसी
जो पर्टिकुलर लेयर होती है, सभी लेयर का फंक्शन क्या है और क्या क्या वो ऑफर करती है। तो आप सबको तो पता ही है कि डेवलपर्स और जो होते हैं उनको फैंसी नाम रखने में कितना मजा आता है। तो यही आपको बता, जो फैंसी नाम इन्होंने ने रखे वो सुन लीजिए। जैसे कि आप एप्लीकेशन लेयर में होते हो, तो वहां पे जो आप डेटा फ्लो करते हो उसको यहाँ पे डेटा या फिर पेलोड बोला जाता है, ये तो सबको पता है। फिर जैसे हम अलग अलग लेयर में आगे बढ़ते हैं, तो डेटा का नाम भी चेंज होता है। वो डेटा तो होता वही है जो हमने भेजा है, फिर लेयर के हिसाब से उसका नाम चेंज हो जाता है। जैसे कि अभी हम फिजिकल लेयर में चले जाए तो वही डेटा को बिट्स बोलेंगे। अगर हम डेटा लिंक लेयर में चले जाए तो वही डेटा को डेटा फ्रेम बोलेंगे। अगर डेटा नेटवर्क पर से जा रहा हो तो वही डेटा को पैकेट बोलेंगे। अगर वही डेटा ट्रांसफर हो रहा हो ट्रांसपोर्ट लेयर से, तो वही डेटा के पैकेट को सेम उसको सेगमेंट बोलेंगे। तो अभी हमें पता तो चल गया कि डेटा फ्लो कैसे होता है और डेटा को कहाँ पे क्या बोलते हैं। तो अभी हम थोड़ा एक लेवल और जूम करते हैं और एक लेयर को एक एक बार समझते हैं और थोड़ा और डीप में चलते हैं। तो ये तो सबको पता ही है कि ये क्लाइंट है और सर्वर है, और पीयूष सर को अपनी तार वहां पर भेजनी थी, बरोबर। तो ये एप्लीकेशन लेयर में होता है, और यहाँ पे हमारे पास जीमेल हो सकता है, व्हाट्सएप या फिर ब्राउजर से कुछ भी होता है। तो वो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर पे जाता है, और एप्लीकेशन लेयर अपना हेडर अटैच करता है और खुद की अपनी इंफॉर्मेशन देता है। जैसे हम ब्राउजर से डालते हैं तो अपने हेडर में आता है हमारा ब्राउजर एजेंट क्या है। जैसे कि मैं क्रोम यूज कर रहा हूँ तो उसमें क्रोम आएगा। फिर हम HTTP वर्जन कौन सा यूज कर रहे हैं, 1.1 2 3 वगैरह वगैरह। फिर हमें गेट रिक्वेस्ट करनी है, पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है, क्या करनी है, वो सभी आता है। जैसे हम डेटा अपने हेडर लगा के आगे के लेयर्स में पास करेंगे, तो वो लेयर भी अपना जो प्रोसेस करना होता है वो करता है, और उसके बाद अपना खुद का हेडर भी अ, आगे वाले जो लेयर से डेटा आया है उसमें अपना हेडर चिपका के आगे भेजता है। वैसे ही सभी लेयर में होता है, और सिर्फ डेटा लिंक लेयर में एक्सेप्शन होता है कि डेटा लिंक लेयर हेडर भी लगाता है, और डेटा लिंक लेयर में टेलर यानी भी पीछे भी कुछ लगा होता है। अ, ठीक है। और अभी हम चलते हैं सिर्फ एप्लीकेशन लेयर के फीचर्स, या फिर एप्लीकेशन लेयर में हम कौन कौन से प्रोटोकॉल्स या फंक्शन यूज करते हैं। तो सबसे फेमस और सबसे मोस्ट यूज तो आपको पता ही है कि HTTP एंड HTTPS होता है, और जिससे हमारा मेजोरिटी 70 to 80% काम हो सकता है। अब जब HTTP की खोज हुई थी तो सबसे पहले ये वर्जन 0.9 पे था, जो ओरिजिनली वो क्या नाम था उसका, टीम बर्नर्स ली ने जो फाउंड किया था, ये वर्जन 0.9 वाला था। इसमें सिर्फ बेसिक फंक्शनैलिटी ये थी कि इसमें हम सिर्फ गेट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, गेट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ HTTP ही सपोर्टेड था उस टाइम पे, और कोई सिक्योरिटी जो हम अभी जानते हैं वो सब सिक्योरिटी नहीं थी। अभी वर्जन 1 आया, तो उसमें उन्होंने ऐड किया वो स्टेटस कोड। जैसे अभी आप कोई भी वेबसाइट विजिट करते हो और वो अवेलेबल नहीं हुई तो आपको 404 का एरर आ जाता है। कभी वो सक्सेस हुई तो 200 का स्टेटस कोड मिलता है। तो ये सभी फीचर्स वर्जन 1.1 में ऐड किए थे। फिर वर्जन 1 तो अच्छा था, पर सभी ने बोला कि अभी सिक्योरिटी भी मिसिंग है थोड़ी। तो फिर उन्होंने वर्जन पूरा नहीं बढ़ाया, 1.1 बढ़ाया, जिसमें उन्होंने HTTPS को सपोर्ट दिया। और यहाँ पे उन्होंने SSL और TSL सर्टिफिकेट निकाले, जिससे हम चेक कर सकते हैं कि जो डेटा जिसने भी भेजा है वो ऑथोराइज है कि नहीं। और कोई
कोई फेक डेटा तो नहीं भेज रहा है ना। तो इसलिए क्लाइंट सर्वर आपस में अपना सर्टिफिकेट शेयर करते हैं और वेरीफाइड पब्लिशर से चेक करते हैं, जिससे सिक्योरिटी भी थोड़ी बढ़ गई है। और अभी तो मोस्टली मोस्टली वर्जन 1.1 ही यूज हो रहा है। और अभी भी वर्जन 2 एंड 3 भी आ गए हैं मार्केट में। और ये वर्जन 2 मोस्टली जहाँ तक मुझे पता है सीडीएन जो होते हैं, जो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होते हैं, जिसको फास्ट फास्ट नेटवर्क में डेटा डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, वो यूज करते हैं। और वर्जन 3 अभी बहुत यूज नहीं हो रहा है। और अभी ये एक्सपेरिमेंटल मोड में है, ऐसा मैंने पढ़ा है। और अभी आ जाते हैं हमारे दूसरे फीचर पे HTTP के, जो है हमारा SMTP, या फिर भी मेल के रिगार्डिंग जो भी हमारी फंक्शनलिटीज है। तो वहाँ पे सबको पता है कि SMTP होता है, पर मैंने जितने भी ब्लॉग्स पढ़े या फिर स्टूडेंट से मैंने बात की थी, उन सबको SMTP तक तो पता होता है। और आज मैं और दूसरे दो चीज लेके आया हूँ, जो जिनका नाम है IMAP एंड POP3। तो SMTP तो सबको पता ही है कि SMTP में क्या होता है। एक SMTP सर्वर होता है, एक यहाँ पे क्लाइंट है, और यहाँ पे क्लाइंट का मेन सर्वर है। मेल सर्वर है। और क्लाइंट को जब भी मेल सेंड करना होता है, तो क्लाइंट ने यहाँ से मेल लिखा और सेंड बटन पे क्लिक कर दिया, तो वो भी जो भी सर्विस यूज कर रहा है वहां से अपने क्लाइंट के मेल सर्वर पे चला जाएगा। जैसे कि कोई जीमेल यूज कर रहा हो, तो जीमेल का जो सर्वर होता है वहां पे चला जाएगा। तो जो SMTP होता है वो अकेला नहीं होता है। SMTP का मेन काम क्या है, सिर्फ मेल्स को सेंड करने का। और फिर SMTP क्या होता है, ये क्लाइंट है, और दूसरा जो रिसीवर होता है मेल मेल का रिसीवर, उसका भी एक अलग से सर्वर होगा। ये हमने बना दिया रिसीवर का सर्वर। रिसीवर का सर्वर बना दिए। तो SMTP क्या करता है, क्लाइंट के मेल सर्वर से रिसीवर के मेल तक का सर्वर, जो मेल सेंड करना होता है, आ, यही काम SMTP करता है। और अभी ये रिसीवर मेल सर्वर इसका पर्सनली तो होगा नहीं, जितने भी रिसीवर होंगे बहुत सारे, आ, उनका एक कॉमन सर्वर होगा। तो ये जो इसने भेजा है क्लाइंट ने, वो कौन से रिसीवर को भेजना है, ये डिसाइड करने के लिए एक दूसरे दो होते, एक होता है IMAP और दूसरा होता है POP3। IMAP एंड दूसरा होता है POP3। ये POP3 जो होता है, इसका ये पुराना वर्जन है, और इसमें सिर्फ सपोर्ट ये था कि जब यूजर पहले लॉगिन करता था पुराने जमाने में, जब रिसीवर ने, ये रिसीवर 1 है, इसको नंबर दे देते हैं, और ये रिसीवर 2 है। तो रिसीवर 1 ने जब भी दिन में कभी भी लॉगिन किया और चेक किया कि मेरे पास कोई नया ईमेल आया है कि नहीं आया है, तो ये यहाँ पे कॉल करता था। और फिर रिसीवर का जो सर्वर है, वो यहाँ पे जो जो भी इसका नया मेल आता था, वो इसको भेज देता था। और ये IMAP और POP3 ये दोनों काम करते हैं। फिर POP3 में क्या था कि POP3 मेल को भेजेगा और रिसीवर के कंप्यूटर पे डाउनलोड कर देगा।
डाउनलोड कर देगा। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती थी कि अगर रिसीवर वन के पास दो तीन डिवाइसेस है, जैसे कि मोबाइल है, लैपटॉप है, और फिर ऑफिस का कोई कंप्यूटर है, तो उसने जहां भी लॉगिन करके ईमेल चेक किया, वो डिवाइस में वो डाउनलोड हो जाता था, और दूसरे डिवाइस में वो मिल नहीं पाता था। कि POP3 क्या करता है, रिसीवर ने एक बार सर्वर को जो मेल था वो भेज दिया था, और फिर सर्वर में से ये मेल डिलीट हो जाता है। तो फिर दूसरी बार जब भी किसी को मेल एक्सेस करना होता है तो वो एक्सेस नहीं कर सकता था। इसलिए फिर POP3 को डिस्कार्ड करके एक नया प्रोटोकॉल जैसा बना है, जिसको IMAP भी बोलते हैं। इसका पूरा नाम भी होता है शायद इंटर इंटरनेट मेल ट्रांसफर, ऐसा कुछ था। अ, और इसमें मेन बेनिफिट क्या होता है कि ये जो सर्वर है उसको ज्यादातर पावर दे दी जाती है, कि सर्वर पे सभी मेल जो होते हैं यूजर के, वो सिंक हो जाते हैं, और सर्वर से ही फेच करते हैं जब भी यूजर को मेल देखना होता है। तो इससे क्या होता था बेनिफिट, कि मल्टी डिवाइस होता है, मल्टीपल डिवाइसेस किसी के पास है, तो मेल सिंक होते थे, फिर मेल की स्टोरेज भी थी, और ये IMAP जो है वो अभी भी यूज होता है। और जो POP3 वगैरह था उसमें हम मेल में से ज्यादा स्टोरेज मतलब क्या, मल्टीमीडिया फाइल जो होती है, जैसे कि वीडियो है, ऑडियो है, अ, अ, उस सबको हम शेयर इजीली नहीं कर सकते थे, पर IMAP में ये सब इजीली पॉसिबल है, क्योंकि सर्वर को सब स्टोर करना है और क्लाइंट को सब कुछ स्टोर नहीं करना है। इसलिए ये वीडियो, zip फाइल्स, ऑडियो, ये सब वगैरह शेयर करने के लिए IMAP इजी था, और ये IMAP अभी भी यूज होता है। और ये तीनों जो है फंक्शनलिटीज, SMTP, IMAP, POP3, ये सभी अंडर द हुड TCP यूज करती है, जिससे कि रिलायबल ट्रांसमिशन हो। और एक दूसरा, एक वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप इसे, जिसको DSCP भी बोलते हैं, और मैंने देखा है ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है। तो DSCP का फुल फॉर्म देख लेते हैं सबसे पहले। तो DSCP होता है डायनेमिक डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। और ये DSCP का मेन मेन वर्किंग होता है कि जब भी हम न्यू डिवाइस को हम कनेक्ट करते हैं अपने नेटवर्क पे, जैसे कि आपने अभी अ, कभी भी नया अपना फोन लिया होगा, और फोन में जब पहली बार सिम डाला होगा, और या फिर अपना वाईफाई या मोबाइल डेटा स्टार्ट किया होगा सिम डालने के बाद, तो उसमें क्या होता है, मोबाइल तो एकदम फ्रेश पीस था, तो उसको जब इंटरनेट से कनेक्ट करना होता है, तो सबको पता है कि उसका खुद का एक यूनिक IP एड्रेस चाहिए अपना इंटरनेट पर बात करने के लिए। और जब भी हम नया डिवाइस लेते हैं, तो उसमें पहले से कोई IP कॉन्फ़िगर होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, क्योंकि उसको कभी किसी ने यूज ही नहीं किया, उसमें सिम नहीं डाला, वाईफाई नहीं कनेक्ट किया। तो DSCP का काम होता है कि जब भी हम फर्स्ट टाइम कोई भी डिवाइस, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, या फिर मोबाइल, कोई भी डिवाइस ऐसा हो जिसको इंटरनेट से कनेक्ट करना है, तो ये क्या करता है, बार बार
चेक करता रहता है। कोई नया डिवाइस आया क्या, कोई नया डिवाइस आया है क्या। अगर उसने स्कैन किया और उसको दिखा कि ये कोई नया फोन है और ये अभी अभी फर्स्ट टाइम नेटवर्क पे कनेक्ट हुआ है, तो ये डीएससीपी जो होता है वो फोन को एक रिक्वेस्ट भेजता है। आ, क्या आपको क्या आपको आईपी एड्रेस चाहिए। तो अगर फोन आ, ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है तो ये डीएससीपी चेक करता है कि कौन सा आईपी एड्रेस अवेलेबल है, वो इसको असाइन करो। और डीएससीपी का ये जो पूरा वर्किंग है, आ, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे आ, डोरा नाम भी देते हैं। डोरा द एक्सप्लोरर आप सबको पता होगा। और ये डीएससीपी भी वैसे ही काम करता है, ये बार बार पूछता रहता है कि कोई नया फोन दिखा, कोई नया फोन दिखा, कोई नया फोन दिखा। फिर जब भी दिखता है तभी उसका वो जो बंदर होता है वो कहता है कि हाँ दिखा, और फिर वो उससे बात करता है। वैसे डोरा का फुल फॉर्म ऐसा होता है कि डिस्कवर होता है सबसे पहले फाइंड करना, फिर डिस्कवर, फिर आ, ओ का क्या होता है, डिस्कवर, ऑर्डर, फिर रिक्वेस्ट और एक्सेप्ट। पहले डिस्कवर करेगा, फिर उसको और पूछेगा, ऑर्डर देगा कि तू नया है मार्केट में, तुझे आईपी एड्रेस चाहिए, और उसकी रिक्वेस्ट करेगा। अगर फोन ने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली तो उसको वो दे देगा नया आईपी। तो ये तो अपना मेजोरिटी कवर हो गया एप्लीकेशन लेयर के बारे में। और एप्लीकेशन लेयर में और दो चीजें भी होती है, एफटीपी और डीएनएस। और ये एफटीपी भी आजकल ज्यादातर एचटीटीपीएस से काम हो जाता है। और एफटीपी का मेन काम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये ज्यादातर फाइल्स या ये सी फाइल्स, इमेजेस, ये सब ट्रांसफर में यूज होता है। और ये दूसरा डीएनएस। और डीएनएस तो किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पीयूष सर ने जो भी समझाया था वो तो सबको समझ में आ गया था, और मैंने सबके ब्लॉग्स भी पढ़े थे और सबको अच्छे से समझ में आ गया था। फिर भी हम एक बार डीएनएस कवर करना है तो हम कर सकते हैं। डीएनएस सबको पता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है, और इसका मेन फंक्शन होता है जो भी हमारा डोमेन नेम है उसको मैप करना है हमें आईपी एड्रेस से। क्योंकि जो राउटर होता है, कंप्यूटर्स होते हैं, उन सबको आईपी एड्रेस से ही समझ में आता है, उनको डोमेन नेम समझ में नहीं आता है। तो डीएनएस का मेन फंक्शन होता है कि जो उसके सर्वर्स हैं, जो काइंड ऑफ सच में ऐसे डेटाबेस भी नहीं कह सकते, काइंड ऑफ डेटाबेस बोल सकते हैं, कि जिसमें ये हर एक डोमेन नेम का आईपी एड्रेस से मैपिंग किया होता है। और जब भी आप रिक्वेस्ट करते हैं एप्लीकेशन लेयर पे कोई भी साइट पे जाते हैं, तो सबसे पहले ये डीएनएस रिक्वेस्ट परफॉर्म होती है। और फिर आपको
आपकी डोमेन नेम से आईपी एड्रेस मिलता है, और फिर ब्राउजर या फिर जो भी आपकी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं वो आईपी एड्रेस पे रिक्वेस्ट करता है और फिर आईपी एड्रेस से लेके आता है। और इसमें बहुत सारा काम भी होता है बीच में, जैसे कि सबसे पहले एक रूट लेवल होते हैं, फिर होते हैं टॉप लेवल, फिर होते हैं ऑथो ऑथोरिटेटिव ऑथोरिटेटिव सर्वर्स। और इन सबको मैनेज करने के लिए हमारे ब्राउजर की तरफ से एक होता है रिकर्सिव रिकर्सिव सर्वर। ये रिकर्सिव सर्वर जो होता है ये इन सब के आगे बैठता है। हमारा ब्राउजर ये रिकर्सिव सर्वर को बोलता है कि जैसे मुझे google.com पे जाना है, अ, फिर ये रिकर्सिव सर्वर क्या करता है, ये google.com लेके सबसे पहले जाता है रूट सर्वर के पास, रूट लेवल सर्वर के पास। फिर रूट लेवल सर्वर चेक करता है और उसको बताता है कि ये google.com में जो कॉम आता है वो टॉप लेवल का जो सर्वर है उसका आईपी एड्रेस रिटर्न करता है। और इनका जो रिकॉर्ड टाइप होता है वो एनएस होता है। एनएस रिकॉर्ड एक भेजता है, उसमें टॉप लेवल के सर्वर का आईपी। और ये एनएस रिकॉर्ड क्या होता है कि जब भी हमारा ब्राउजर या फिर ये जो रिकर्सिव सर्वर है उसको पता लगने के लिए कि हमारा आईपी खोजने की जो जर्नी है वो खत्म हुई कि नहीं, उसके लिए ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रिकॉर्ड टाइप्स यूज करते हैं। इसमें सबसे फेमस आता है ए रिकॉर्ड। ए रिकॉर्ड एक आता है, फिर एनएस रिकॉर्ड आता है, फिर सी नेम आता है, फिर एमएक्स एमएक्स आता है, टीएक्सटी आता है। और हमारा जो रिकर्सिव सर्वर या फिर जो ब्राउजर एजेंट होता है उनको ये रिकॉर्ड चाहिए होता है। ये रिकॉर्ड फाइनल होता है आईपी एड्रेस जो हमें वेबसाइट को वेबसाइट एक्सेस करनी है उसका। तो जैसे कि अभी रूट लेवल सर्वर ने बताया कि आपको google.com के पास जाना है तो आप सबसे पहले टॉप लेवल डोमेन के पास जाओ, वो आपको वो आपसे आगे बात करेगा। तो इसने आईपी दिया रूट लेवल के सर्वर ने आईपी दिया टॉप लेवल के सर्वर का। तो अभी रिकर्सिव सर्वर को पता लगने के लिए कि अभी ये एनएस रिकॉर्ड है और अभी हमें मिला नहीं है, हमारा फाइनल जो आईपी हमें चाहिए था वो नहीं मिला है, तो तुम टॉप लेवल के सर्वर के पास जाओ। अगर हमने ये एनएस नहीं लिखा होता तो रिकर्सिव सर्वर को पता नहीं चलता कि अभी भी हमें टॉप लेवल के पास जाना है, इसलिए हम एनएस करते। वैसे ये रूट लेवल के पास जाएगा, फिर टॉप लेवल के पास जाएगा, फिर टॉप लेवल बताएगा कि गूगल का ऑथोरेटिव सर्वर ये है, फिर गूगल का ऑथोरेटिव सर्वर उसको जवाब देगा। और जब वो फाइनल आईपी मिलेगा उसका टाइप होगा ई रिकॉर्ड। बाकी दूसरे भी नेम होते हैं जैसे कि सी नेम रिकॉर्ड। सी नेम का फुल फॉर्म होता है कैनोनिकल नेम। कैनोनिकल नेम जैसे कि निक नेम। तो इसका मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होता है सब डोमेन कोई भी अलग हो, सब डोमेन या फिर आपको कभी भी चाहिए कि जैसे कि गूगल के है तो गूगल को ऐसा चाहिए कि कोई google.com लिखे या फिर कोई www.google.com लिखे, तो उनको दिखना चाहिए गूगल का होम पेज। पर ये क्या है, अगर गूगल ने ऐसा सेट करके रखा है कि कोई google.com को
क्वेरी करता है तो उसको ये आईपी मिलना चाहिए, जैसे कि 192.168, जैसे 1.1.1 ऐसे कुछ है। फिर अगर कोई www.google.com पे जाता है तो उसको ये होम पेज जो गूगल का होता है वो नहीं मिलेगा। तो गूगल क्या कर सकता है कि सी नेम रिकॉर्ड सेट कर सकता है www के लिए, कि अगर कोई www.google.com पे भी आए तो भी उसको रीडायरेक्ट कर दो यहाँ पे, तो भी उसको रिडायरेक्ट कर दो google.com पे। और फिर सी नेम रिकॉर्ड से हमें google.com मिलेगा, और फिर वहां से आईपी मिलेगा जहाँ से हम गूगल की साइट को एक्सेस कर सकते हैं। वैसे हमें किसी साइट का सब डोमेन है, जैसे कि आप सबने देखा था, सर ने हमें एग्जांपल दिया था क्लास में आगे की, कि अगर किसी को है ब्लॉग डॉट पीयूष पीयूषगढ़.com पे जाइए तो आपको सर की हैश नोड की प्रोफाइल मिलेगी। सर की हैश नोड की प्रोफाइल आपको मिलेगी। तो सर ने क्या किया होगा कि अपना जो पीयूष गर्ग सर का जो डोमेन सर ने परचेस किया होगा यहाँ से भी, वहाँ पे सर ये वेबसाइट डाल सकते हैं, और उनका सी नेम रख सकते हैं जो उनकी हैशनोड की प्रोफाइल का लिंक है वहाँ पे। और सर की ये साइट है blog.piyushgar.com, यहाँ पे जब भी कोई विजिट करेगा तो उनको एक सी नेम मिलेगा जो कि हैशनोड के सर्वर पे होगा, और ये रिटर्न करेगा, जैसे कि अ, इसको जब हम रिक्वेस्ट करेंगे तो ये हमें देगा सर की हैश नोड प्रोफाइल का यूआरएल, जहाँ पे सब ब्लॉग लिस्टेड होंगे। और ये रिजॉल्व होगा समथिंग समथिंग हैश नोड डॉट देव पे। ऐसे डीएनएस काम करता है। और डीएनएस में भी सर ने एक बात पता ही नहीं थी, पर उन्होंने शॉर्ट्स बना दिया था दूसरे दिन ही यूट्यूब पे, कि डीएनएस कैन यूज बोथ टीसीपी एंड यूडीपी। तो इसका मेन मोटिव ये होता है कि डीएनएस को ज्यादा कुछ प्रोसेस करना नहीं होता है, उसको एक सर्वर के पास जाना होता है, वो वहां से आईपी का वर्जन, IP4 होता है तो 32 बिट्स, या फिर IP वर्जन 6 होता है तो 128 बिट्स का शायद होता है वो, तो वो रिटर्न करके लाना है। तो सबको पता है कि ऐसे छोटे छोटे काम है जिसमें अगर सीक्वेंसली भी नहीं हुआ तो डीएनएस फिर से कॉल कर सकता है। तो इस काम में यूडीपी हमें अ, अच्छा होता है यूज करने का, जिससे हमारी स्पीड भी बढ़ती है और हमारी क्वेरी भी जल्दी रिजॉल्व होती है, क्योंकि हमें टीसीपी की तरह पूरा थ्री वे हैंडशेक बनाना नहीं पड़ता, सर्टिफिकेट एक्सचेंज नहीं करना होता उसके लिए। और फिर डीएनएस जब यूज करना पड़ता है टीसीपी का, तब क्या होता है कि यूडीपी अच्छा होता है कि जब हमारे पास छोटा सा डेटा सेंड करना होता है, जिसका बाद में रीऑर्डर करना जरूरी नहीं है, या फिर वो इतना छोटा है कि सभी जगह से पास हो जाएगा, उसका कभी बीच में पैकेट लॉस नहीं होगा। पर जब क्या होता है, जब भी हम जैसे कि ये टीएक्सटी रिकॉर्ड है जिसमें हम डोमेन की वेरिफिकेशन के लिए हमारा डेटा शेयर करते हैं सर्वर के पास, जो हमारी अथॉरिटी है
हम डोमेन को ओन करते हैं कि नहीं, ये सब सेंड करने के लिए हमें ये TXT रिकॉर्ड यूज में आता है। तो उसमें कभी कभी ज्यादा हमें टेक्स्ट सेंड करना पड़ता है, तो उसके लिए कभी DNS TCP भी यूज कर सकता है। तो ये हमारा मोस्ट ऑफ द हो गया एप्लीकेशन लेयर का काम। और फिर ये हमने TCP IP स्टैक देखा कि जिसमें हमने ये जो हमारा एप्लीकेशन लेयर था उसमें हमने ये सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर दोनों को मिक्स कर दिया है हमारे एप्लीकेशन लेयर में, जो कि TCP IP मॉडल में आता है। तो उसका भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि ये सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर क्या क्या काम है, और बाद में उनको मोस्टली एप्लीकेशन लेयर में क्यों डाल दिया। तो सेशन लेयर का नाम से ही पता लग जाता है मोस्ट ऑफ कि ये जो सेशन लेयर है वो सेशन ही मैनेज करती होगी। जब आप किसी साइट से सबसे पहले विजिट करते हैं तो उनका सेशन मैनेज करना, आपने लॉग आउट कर दिया या फिर ना साइट क्लोज कर दी तो उसकी सेशन का एंड करना, कब तक एंड करना, फिर चेक पॉइंटिंग करना। जैसे कि आपने सेशन एक बनाया amazon.com पे, आपने लॉगिन किया तो आपका एक सेशन बन गया, और फिर आपने कार्ड में कुछ ऐड किया, और कार्ट में दो तीन प्रोडक्ट्स ऐड किए, और तो सेशन में मैनेजर ने एक वहाँ पे चेक पॉइंट लगा दिया कि इसके कार्ट में इतने इतने आइटम्स रखे हुए हैं, जो कि आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तभी आपने जो चेक पॉइंट बनाया था वहां से कंटिन्यू करना है। वैसे गेम्स में चेक पॉइंट होता है कि आप मर गए तो वहां से वापस जिंदा हो जाते हैं, वैसे ही ये चेक पॉइंटिंग काम करता है। अभी थोड़ा देख लेते हैं प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है कि एप्लीकेशन लेयर ने जो डेटा भेजा है वो उसको प्रेजेंट करने लायक बनाता है, जिससे जो आगे की उसकी लेयर्स है, जैसे कि आईपी नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, उनको डेटा समझ में आए। तो हम एप्लीकेशन लेयर्स में तो बहुत सारा डेटा फ्लो करते हैं, जैसे ऑडियो हो गया, टेक्स्ट हो गया, वीडियो हो गया। तो वो जेसन हो गया, वैसे अपने डेटा को ऐड करते हैं। आ, और हमने जो कैरेक्टर भेजा उसकी ट्रांसकोडिंग होती है, फिर हमने कोई भी जेसन डेटा भेजा, फिर XML होता है, फिर जैसे कोई HTML पेज भेजा, और वगैरह वगैरह जितने भी अलग अलग फॉर्मेट आते हैं उनका ऐसा ट्रांसकोडिंग करना कि आगे के लेयर से वो पास हो सके। और दूसरा काम होता है प्रेजेंटेशन लेयर का, कि एप्लीकेशन लेयर्स में जो डेटा आता है वो तो प्लेन टेक्स्ट में होता है। अगर कोई इसको बीच में से इंटरसेप्ट कर ले या फिर देख ले तो उसको सब समझ में आ जाएगा। तो थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए उसको इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करना, ये सब काम है प्रेजेंटेशन लेयर का, जो कि है SSL और TSL सर्टिफिकेट के बारे में पता होगा सबको, कि एक सर्टिफिकेट आता है जो क्लाइंट का और सर्वर का दोनों का होता है। और जब भी हमें कनेक्शन बनाना होता है तो कनेक्शन बनाने के बाद सबसे पहले सर्वर आपसे आपका, और आप जब सर्वर से बात करते हो तो सर्वर और क्लाइंट दोनों का सर्टिफिकेट एक्सचेंज होता है। और वो सर्टिफिकेट जिसने भी पब्लिश किया होता है वहाँ पे जाके एक एक टाइम पे वेरीफाई होता है कि ये पर्सन जो बोल रहा है, जैसे कि मेरा नाम देव है, तो ये सर्टिफिकेट में देव लिखा है, तो ये देव को ही रजिस्टर है या नहीं, ये सब चेक करने का काम ये प्रेजेंटेशन लेयर में SSL और TSL सर्टिफिकेट करते हैं। तो हमने देख लिया एप्लीकेशन लेयर। अभी हमें जाते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में। अ,
अरे ट्रांसपोर्ट लेयर में नहीं, पहले नेटवर्क लेयर में जाते हैं। अ, जैसे कि हमको पता है फिजिकल लेयर, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। हमने देख लिया एप्लीकेशन लेयर देख लिया, फिर प्रेजेंटेशन लेयर देख लिया, फिर सेशन लेयर देख लिया। अभी हम देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में सबसे मेन पार्ट होता है जो उसका होता है, वो होता है टीसीपी एंड यूडीपी। और टीसीपी और यूडीपी को एक और लेवल जूम करते हैं। आप सबको पता है, सर ने पढ़ाया था जैसे कि ये टीसीपी होता है वो रिलायबल होता है, इसमें थ्री वे हैंडशेक होता है। यूडीपी होता है वो फास्ट होता है, इसमें थ्री वे हैंडशेक नहीं होता है। फिर टीसीपी में जब हम कोई भी डेटा शेयर करते हैं तो वो जिस सीक्वेंस में जा रहा होता है, जैसे कि हमने 1 2 3 भेजा, तो वो भले वहां पे 3 to 1 पहुंचे, पर टीसीपी जिम्मेदारी लेता है कि मैं आपको 1 2 3 भेजा था, तो मैं उसको 3 to 1 को भी 1 2 3 में कन्वर्ट करके फिर आगे सेंड करूंगा। फिर यूडीपी में ऐसा नहीं होता है। टीसीपी में अगर कोई पैकेट लॉस हो गया तो उसको हम रीट्रांसमिशन करवा सकते हैं, और यूडीपी में नहीं करवा सकते। तो एक बार टीसीपी का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये मैंने बताया था कि अ, जब भी हम आ, कोई भी लेयर अपनी आगे वाली लेयर को भेजता है तो अपना हेडर अटैच करता है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है डेटा के बारे में, और कौन सी लेयर से वो डेटा आ रहा है उसके बारे में। तो अगर हमें कोई डेटा भेजा और हमें पता करना है कि वो कौन सी लेयर का डेटा है, तो हमें उसका हेडर पढ़ना आना चाहिए। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ दो हेडर। ये टीसीपी का हेडर है और ये यूडीपी का हेडर है। अ, तो सबसे पहले हम टीसीपी का हेडर देख लेते हैं। तो अ, इसमें तो सबसे पहले आता है सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। तो इसमें पोर्ट नंबर क्यों लिखा है वो सबको आप याद रखिए, उसको पोर्ट नंबर के बारे में आपको आगे बताता हूँ अभी। तो ये सोर्स होता है और ये डेस्टिनेशन होता है, ये किसने भेजा है और ये कहाँ भेजना है। फिर यहाँ पे आता है सीक्वेंस नंबर और अक्नॉलेजमेंट नंबर। और ये सीक्वेंस नंबर और अक्नॉलेजमेंट नंबर जो होता है, वो अगर आपने पढ़ा हो तो जब भी टीसीपी टीसीपी डेटा ट्रांसमिशन प्रोसेस के बारे में आपने कभी पढ़ा हो तो आपको पता चलेगा कि जब भी आ, कोई भी एक क्लाइंट है और ये एक सर्वर है। ये क्लाइंट है और ये एक सर्वर है। और क्लाइंट को कोई भी डेटा सर्वर पे शेयर करना है। तो जैसे कि यहाँ पे क्लाइंट के पास एक डेटा है और उसको अलग अलग सेक्शन में काट दिया है। सेगमेंटेशन भी बोल सकते हैं, आपको अलग अलग छोटे छोटे सेगमेंट में उसको काट दिया है। और अ, और जब भी क्लाइंट होता है वो बारी बारी से एक एक पैकेट को भेजता है, जैसे कि ये फर्स्ट पैकेट सर्वर को भेजा, और फिर सर्वर क्लाइंट को शेयर करेगा। इसको नंबरिंग दे देते हैं। ये 1 नंबर का है। तो ये क्लाइंट को सबसे पहले भेजना होता है, और ये जो क्लाइंट भेजता है तभी यहाँ पे लिखता है
सिंक 1। और सर्वर को अगर ये फर्स्ट नंबर का पैकेट है वो सही सलामत तरीके पहुंच गया और उसका बीच में कोई क्रैश नहीं हुआ या फिर पैकेट लॉस नहीं हुआ या फिर कोई भी एरर नहीं आया, तो सर्वर एक्नॉलेजमेंट देगा कि आपने जो मुझे फर्स्ट नंबर का पैकेट भेजा था वो मुझे सक्सेसफुली रिसीव हो गया है। तो इसके लिए सर्वर हमें भेजेगा एक्नॉलेजमेंट नंबर 1, तो जिससे क्लाइंट को पता चलता है कि हमें फर्स्ट का पैकेट भेज दिया था तो सर्वर को मिल गया, अभी नेक्स्ट पैकेट उसे भेजना है। और ये दो उसके लिए होते हैं, सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर। फिर ये हेडर लेंथ में जो होता है कि ये पूरे टोटल में हेडर है उसमें कितनी इंफॉर्मेशन है उसका लेंथ है। फिर ये रिजर्व बिट है, जिससे हमें रिजर्व कुछ भी टीसीपी को करना है तो वो उससे कर सकता है, ये हम उसके लिए उसको एडिट नहीं कर सकते, टीसीपी ये इंटरनली यूज करता है। फिर ये 6 चीजें हैं जो टीसीपी के लिए वर्किंग में उसको रिलायबल बनाती है। तो इसमें तो सबसे पहले ये दो चीजें हैं, AC1 और SYN, ये एक्नॉलेजमेंट है और ये सिंक्रोनाइजेशन है। तो आपने सबने पढ़ा होगा कि टीसीपी पे जब भी हम कनेक्शन करते हैं तो वो थ्री वे हैंडशेक परफॉर्म करता है। तो थ्री वे हैंडशेक के लिए ये सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट करता है, फिर सिंक्रोनाइजेशन होता है, फिर एक्नॉलेजमेंट होता है। वैसे टीसीपी का थ्री वे हैंडशेक कंप्लीट होता है। फिर ये जो है फिनिश, ये फिनिश होता है कि आपने जो टीसीपी कनेक्शन बनाया है वो कनेक्शन आपको एंड करना है, तभी ये फिनिश को यूज होता है। फिर ये होता है अर्जेंट पॉइंटर। इससे क्या होता है कि आपने ये नीचे के एग्जांपल में आ जाते हैं कि इसमें 1 2 3 4 5 5 सेगमेंट्स है डेटा के, और आपको ये सर्वर को ट्रांसमिशन करना है। पर आपको ये चाहिए कि ये 5 में से जो हमारा थर्ड नंबर का अ, जो सेगमेंट है वो सर्वर के पास पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप क्या कर सकते हैं कि अ, ये थ्री को पहले भेजने के लिए यहाँ पे अ, यहाँ पे जो अर्जेंट पॉइंटर होता है वहाँ पे ट्रू कर सकते हैं, ट्रू मतलब 1 कर सकते हैं, जिससे टीसीपी को पता चलेगा कि कुछ अर्जेंट है और अर्जेंट पॉइंटर यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे कि 3 है, इसका लोकेशन यहाँ पे डाल सकते हैं, तो वो सीक्वेंसली जाने के बदले जो आपका अर्जेंट होता है डेटा पैकेट वो सबसे पहले सर्वर के पास जाता है। फिर ये अ, दो चीजें हैं, विंडो साइज, डेटा एंड चेकसम। चेकसम होता है कि ये होता है अ, आपने जो भी डेटा भेजा है उसका एक बाइट में कन्वर्जन होके सम होता है, और सम अगर आपका सही आया मतलब आपका बीच में पैकेट लॉस नहीं हुआ है, अगर आपका सम 0 नहीं आया तो इसका मतलब रास्ते में कोई भी जगह पे पैकेट लॉस हो गया है। इसलिए ये चेकसम डाला होता है। और वैसे हम एक्नॉलेजमेंट के मदद से भी चेक कर सकते हैं कि कोई डेटा लॉस नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये जो विंडो साइज है इसमें विंडो साइज ये बहुत ही बढ़िया चीज है, और मैंने ज्यादातर ब्लॉग्स देखे उसमें इसके ऊपर बात भी नहीं की हुई है। तो इसके ऊपर भी हम अच्छे से बात करते हैं, अभी मजा आएगा आप सबको। और उससे पहले देख लेते हैं यहाँ पे यूडीपी का स्ट्रक्चर। इसको एक बार साइड बाय साइड देखते हैं तो आपको पता चलेगा।
आ, ये रहा टीसीपी का हेड स्ट्रक्चर और ये रहा यूडीपी का हेड स्ट्रक्चर। इससे आपको पता चलेगा कि यूडीपी इतना फास्ट और क्विक क्यों होता है। जैसे कि अभी टीसीपी हेडर है तो उसमें सोर्स डालो, डेस्टिनेशन डालो, सीक्वेंस नंबर डालो, उसको अक्नॉलेजमेंट दो, अगर कोई अर्जेंट है तो फिर बाद में डेटा आता है। और अगर दूसरी साइड अगर यूडीपी का हेड स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें सोर्स पोर्ट है, डेस्टिनेशन पोर्ट है, लेंथ है और चेकसम है। दूसरा कोई भी ज्यादा मगजमारी नहीं है। जिससे यूडीपी जो होता है वो बहुत फास्ट होता है। पर उसका फायदा ये होता है कि ये कोई मैनेजमेंट नहीं करता है अगर हमारा कोई पैकेट लॉस हो गया हो तो। अ, इसलिए यूडीपी को ज्यादातर लाइव स्ट्रीमिंग या वॉइस ओवर आईपी और स्ट्रीमिंग ये सब वगैरह में यूज करते हैं, क्योंकि उसमें हमें स्पीड चाहिए होती है। और अभी वापस आ जाते हैं टीसीपी में ये विंडो साइज के ऊपर। ये भी बहुत जरूरी है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट और कंजेशन कंट्रोल के बारे में। तो एक टॉपिक आता है जो मैंने देखा नहीं है किसी के भी ब्लॉग में कवर होते हुए। अ, और ये ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो उसका नाम है टीसीपी स्लो स्टार्ट। तो इसमें क्या होता है, टीसीपी स्लो स्टार्ट में नाम से आपको थोड़ा थोड़ा ऐसे समझ में आएगा कि स्लो स्टार्ट मतलब कुछ धीरे से शुरुआत होगी और कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसमें क्या होता है, एक क्लाइंट है और एक सर्वर है। सर्वर है तो अभी क्लाइंट ने जब सर्वर से कनेक्शन बनाए, टीसीपी कनेक्शन, जिसमें थ्री वे हैंडशेक हो गया, सर्टिफिकेट चेकिंग सब हो गया। और जब मेन डेटा हमारा जो है वो ट्रांसफर करने की बारी आई हमारी। ये डेटा जो है हमारा उसको ट्रांसफर करने की बारी आई। तो टीसीपी क्या करेगा कि ये जो सर्वर होता है उसकी भी कोई कैपेसिटी होती है, जिसको हम बफर या फिर विंडो साइज भी बोल सकते हैं। विंडो साइज भी बोल सकते हैं। इसका मतलब कि हम जो डेटा भेज रहे हैं वो उसमें से कितना डेटा ये एक बारी में कैप्चर कर सकता है। जैसे कि आपने डेटा भेजा यहाँ पे 50 50 बाइट्स का है डेटा, और ये जो सर्वर है उसके पास एक बारी में सिर्फ एक बारी में सिर्फ 10 बिट्स प्रोसेस 10 बाइट्स सिर्फ प्रोसेस कर सकता है। तो आप तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये डेटा को अलग अलग सेगमेंट में काटेंगे और फिर वो अ, जाएगा आगे, फिर वो सर्वर के पास जाएगा। तो अ, अ, ये विंडो साइज और ये स्लो स्टार्ट होता है क्योंकि ये जो सर्वर का बफर होता है वो बफर ओवरलोड या ओवर प्रोसेस ना हो जाए। जिससे क्या होता है कि आपके पास 15 बाइट्स का डेटा था और यहाँ पे तो सिर्फ 10 बाइट्स का ही प्रोसेसिंग पावर था। अगर आपने इससे ज्यादा डेटा भेज दिया तो स्टार्टिंग के 10 बाइट्स तो ये स्टोर कर लेगा, पर उसके बाद के जो 20 बाइट्स है वो 20 में से 10 ये स्टोर कर लेगा और दूसरे 10 बाइट्स तो वेस्ट हो जाएंगे। तो फिर से इसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि आपने जो 20 भेजे थे उसमें से 10 ही मिले और 10 नहीं मिले, जिसमें एक्स्ट्रा टाइम लगेगा और फिर से
हमें रीट्रांसमिशन करवाना होगा जो कि ऑप्टिमल नहीं है। तो इसीलिए ये स्लो स्टार्ट और विंडो साइज का कॉन्सेप्ट टीसीपी में पहले से ही रखा हुआ है। तो स्लो स्टार्ट में कैसा होता है कि हमें पता है या नहीं है कि सर्वर कभी कभी पता होता है और कभी कभी नहीं पता होता है कि सर्वर का बफर कितना मैनेज कर सकता है। तो हम स्लो स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपके घर कोई एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि आपका घर है और वहाँ पे कोई मेहमान या फिर आपका दोस्त या कोई रिलेटिव्स आपके घर पे आए हैं, और आपको उनको खाना खिलाना है। तो आपको उनकी कैपेसिटी तो नहीं पता है कि वो कितना खाते हैं रेगुलरली। तो आप क्या करेंगे, पहले उनको एक दो रोटी देंगे, फिर दाल चावल बनाएंगे तो वो देंगे, फिर अगर कोई मिठाई बनाई है तो वो देंगे। फिर अगर उन्होंने उतना खत्म कर लिया, फिर आप दूसरा देंगे, और तब आपको पता लगेगा कि इसकी कैपेसिटी तो ज्यादा है, तब आप उसको दो रोटी की जगह पे तीन रोटी देंगे, थोड़ा ज्यादा दाल चावल देंगे, साग देंगे, वैसे वैसे। तो यही सेम कंसेप्ट टीसीपी स्लो स्टार्ट में होता है कि अगर हमें कोई डेटा ट्रांसफर करना है तो पहले हम स्मॉल पैकेट्स में सेंड करेंगे। अगर सर्वर रिस्पॉन्स किया सर्वर ने रिस्पॉन्स किया अक्नॉलेजमेंट के साथ, तो क्लाइंट को पता चलेगा कि सर्वर को इतना मिल गया है। तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम क्या करेगा कि एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल टाइम्स टाइम से पैकेट पैकेट साइज इंक्रीज करेगा। फिर फिर अ, फिर भी सर्वर ने भेजा अक्नॉलेजमेंट, तो नेक्स्ट टाइम और एक्सपोनेंशियल टाइम से पैकेट की साइज बढ़ाएगा। फिर दो तीन बार ऐसा किया, और फिर नेगेटिव अक्नॉलेजमेंट आया कि आपने जो डेटा भेजा है, दो तीन बार एक्सपोनेंशियल टाइम करके उसके बाद एक नेगेटिव अक्नॉलेजमेंट मिल गया, मतलब पैकेट लॉस हुआ है पैकेट लॉस हुआ है। तभी टीसीपी को पता चलेगा कि सर्वर सर्वर का लिमिट कितना है। तभी टीसीपी ने जो लास्ट टीसीपी क्या करता है कि सर्वर ने जो लास्ट अक्नॉलेजमेंट किया था, अ, जितना उसकी विंडो की साइज था लास्ट टाइम उसने अक्नॉलेजमेंट किया होगा उतना, और उसके बाद फिर नेगेटिव हुआ होगा। तो लास्ट में जो अक्नॉलेजमेंट किया था, अ, वो विंडो साइज विंडो साइज जितना डेटा सेंड करेगा बाद में। ये होता है टीसीपी स्लो स्टार्ट, जिसमें हम पहले जीरो से धीरे से चालू करते हैं, आराम आराम से डेटा भेजते हैं, और फिर उसको एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करते हैं। फिर भी सर्वर ने रिस्पॉन्ड कर लिया तो फिर से एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करके डेटा भेजेंगे। जैसे कि पहले 10 बाइट भेजा, अरे 10 क्या 50 बाइट है, तो पहले एक बाइट भेजा, फिर सर्वर ने प्रोसेस कर लिया, फिर एक्सपोनेंशियली उसको बढ़ाएंगे, तो फिर 3 बाइट भेजा, फिर भी सर्वर ने एक्सेप्ट कर लिया, फिर फिर भी बढ़ाएंगे तो फिर या 6 या 7 बाइट कर लिया तो उतना भेजेंगे, फिर भी सर्वर ने एक्सेप्ट कर लिया, फिर 7 से बढ़ाकर 13 14 कर देंगे, तो वो भी सर्वर ने जितना उसकी कैपेसिटी में था उतना एक्सेप्ट कर लिया, और बाकी का नेगेटिव अक्नॉलेजमेंट भेजेगा।
तो क्लाइंट के साइड पता चलेगा कि नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आया है, मतलब सर्वर का जो बफर या फिर विंडो साइज है वो ओवरफ्लो हो रहा है। तो लास्ट टाइम सर्वर ने जो रिसीव किया था, लास्ट टाइम कितना किया था, 6 या 7 बाइट्स वाला उसने एक्सेप्ट किया था। तो टीसीपी उतना ही विंडो साइज अज्यूम कर लेता है और फिर उसको उतना भेजता रहता है। सो दिस इज माय डेमो लेक्चर, और यहाँ पे मैं स्टॉप करना चाहता हूँ। अगर आप रिव्यू देना कैसा लगा सर। थैंक यू मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और अगर मैं सिलेक्ट हुआ तो मिलते हैं आपको लाइव लेक्चर में। और मेरे पास दूसरे भी बहुत सारे टॉपिक थोड़े इंटरेस्टिंग लेके आया था मैं, और चांस मिला तो लाइव लेक्चर में ये सब डिस्कस करेंगे। थैंक यू। गुड बाय।